नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसा क्लासेस में। साथियों, पिछली कक्षा में हमने विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, ठीक है, और विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं, इन सभी का अध्ययन किया था। और आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, और विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद हम विद्यालय प्रबंधन में आने वाली समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए पेन कापी उठा लीजिए और शुरू करते हैं। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है यह 9 स्टेप से होकर के गुजरता है। ये 9 स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें सबसे पहला है योजना बनाना। देखिए, कोई भी कार्य बिना योजना बनाए नहीं किया सकता। अगर आप प्री प्लानिंग नहीं करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल होंगे, या अगर सफल भी हो भी जाते हैं तो आप असहजता का अनुभव करेंगे। जैसे आपको जाना है मुंबई, और आपने मुंबई आपको जाना है और आपने यह तय नहीं किया अभी तक कि आपको ट्रेन से जाना है, कि हवाई जहाज़ से जाना है, कि 4 व्हीलर जाना है, और यह आपने तय नहीं किया, एकाएक आप ट्रेन का प्रोग्राम बनाते हैं, तो फिर आपको जनरल वाले बोगी में बैठ करके जाना पड़ेगा। जनरल डिब्बे में जब आप बैठ के जाएंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पहुँच तो आप जाएंगे, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर पहले से आपने तय कर लिया होता कि आपको ट्रेन से जाना है, और आपने अगर एसी या स्लीपर का टिकट बुक कर लिया होता, तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, यानी प्लानिंग नहीं थी। तो वही चीज़ कह रहा है कि योजना, विद्यालय प्रबंधन में योजना से तात्पर्य यह है कि विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शुरू से लेकर के अंत तक क्या क्या कार्य करने हैं, ठीक है, यानी जो कार्य हैं उनका निर्धारण, कौन कौन से कार्य करने हैं इनका निर्धारण कर लेना ही योजना कहलाता है। यानी शुरू से लेकर के अंत तक जो भी कार्य करने हैं इनका निर्धारण कर लेना ये क्या है, योजना कहलाता है। अब जो योजना बनाता है उसके अंदर धैर्य, साहस जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वो धैर्यवान हो, धैर्य रख करके योजना का निर्माण करे कि हाँ ये चीज़ें हमें करनी है, आराम से करनी है। अगर इसमें असफल हो जाते हैं तो इस चीज़ को हम करेंगे विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत, ताकि विद्यालय में और सुधार हो सके, ठीक। तो धैर्य, अनुभवी भी होना चाहिए, ताकि उसके पास पुराना अनुभव हो, अपने अनुभव का वह लाभ उठा सके योजना बनाने में। इसलिए किसी नए व्यक्ति को योजना बनाने में नहीं रखा जाता है। तो योजना बनाने वाले में धैर्य, अनुभव, साहस और दूरदर्शी दृष्टिकोण होना चाहिए कि यह हम कार्यक्रम करेंगे विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत, यह योजना हम बना रहे हैं तो इसका आगामी परिणाम क्या हो सकता है, भविष्य में क्या लाभ हो सकता है। तो दूरदर्शी सोच होना चाहिए। और अंतर्दृष्टि से तात्पर्य है कि अंदर झांकने की शक्ति, ठीक है, यानी किसके मन में क्या चल रहा है, वर्तमान समय में कौन क्या सोच रहा है, उसके अनुरूप भी योजना बनानी चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी के मन की बात अगर जानने का प्रयास नहीं करेंगे, उसके मन के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, तो हो सकता है कि हमारा भावी समय में क्या हो, नुकसान हो जाए। जैसे कुछ महाविद्यालय ऐसे जहाँ की अध्यापकों का बहुत सारा वेतन रुका हुआ है, 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने का वेतन रुका हुआ है, तो वहाँ के प्रबंधक अध्यापकों की मन की बात जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि अध्यापक अगर छोड़ के चला जाएगा भविष्य में तो हमारा विद्यालय अध्यापकों की वजह से ही चल रहा है। लेकिन वह इस बात को नहीं समझते, वो उनके अंदर अंतर्दृष्टि है ही नहीं कि वो किसी की मन की बात, अंदर की बात समझ सकें, ठीक है। तो यही कह रहा है कि धैर्य, अनुभव, साहस, दूरदर्शी सोच और अंतर्दृष्टि का होना अति आवश्यक है। किसके अंदर? जो योजना बनाता है, ठीक है। और योजना बनाते समय एक चीज़ और ध्यान देनी है कि योजना सिर्फ एक ही व्यक्ति न बनाए। योजना का निर्माण जब भी किया जाए तो विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों, ठीक है, और प्रबंधक इत्यादि लोगों को मिल करके एक योजना का निर्माण किया जाए, जिससे कि यह न लगे कि यह योजना जो बनाई गई है वह सिर्फ एक मार्गी है, यानी कि सिर्फ एक तंत्री है, एक लोग ने योजना बना दें इस तरह से कार्य होगा, हम लोग की सहमति नहीं ली गई है। इस तरह लगेगा कि कोई ज़बरदस्ती अपना राज चला रहा है, ठीक है, ऐसा न लगे। तो योजना जब भी बनाई जाए तो सबकी सहमति से योजना बनाई जाए। इसके बाद योजना बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कि सबकी सहमति से योजना बने। दूसरी बात कि जो लक्ष्य हैं वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए कि जो विद्यालय का लक्ष्य है, कि इस विद्यालय का लक्ष्य है कि इस बार कक्षा 10 के बच्चों को टॉप करना है जिले में, तो विद्यालय का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही योजना बनेगी। इसलिए योजना बनाते समय सबका सहयोग होना चाहिए। दूसरा
कि लक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए और जो कार्य है, जो कार्य का निर्धारण किया गया है वर्ष के प्रारंभ से लेकर के वर्ष के अंत तक, उस कार्य को करने में किन किन विधियों, किन प्रविधियों, किन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, इसका भी जानकारी रखना अति आवश्यक है। इसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए कि किन विधियों का, किन प्रविधियों का, किन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, किन सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा, इसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए। और तीसरा ये है कि चौथा, योजना के क्रियान्वयन हेतु, जो योजना हम बनाए हैं इनके क्रियान्वयन हेतु कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने योजना बना लिया है कि इस साल में सांस्कृतिक महोत्सव करना है और हमें यह पता ही नहीं कि सांस्कृतिक महोत्सव करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, टेंट वाला आएगा, किसको हमें निमंत्रण देना है, क्या करना है, कोई हमें पता नहीं है। हमने सिर्फ तय कर लिया योजना में कि इस बार हमें सांस्कृतिक महोत्सव कराना है या एनुअल फंक्शन कराना है, लेकिन बाकी कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसका हमने निर्धारण अभी तक नहीं किया है। तो वही कह रहा है कि सबका सहयोग होना चाहिए, लक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए, उसके बाद योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायक सामग्री का निर्धारण कर लेना चाहिए, और चौथा है कि जो भी तकनीक है, विधि है, प्रविधि है, इसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए। यह तो बात हो गई योजना की। अब बात करेंगे संगठन की। संगठन का मतलब ये है योजना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देंगे, संगठन पे ध्यान देंगे। संगठन पे अगर ध्यान देने की हम बात करें तो एक परिभाषा याद आती है JB सीयर्स महोदय की, ठीक है, नाम उनका है JB सीयर्स। JB सीयर्स महोदय की परिभाषा याद हमें आती है। इन्होंने संगठन के विषय में कहा था कि संगठन ऐसी कार्यकारी मशीन है, यानी संगठन को इन्होंने मशीन से तुलना कर दिया, ठीक है, उसको उन्होंने उपमा दे दिया किसका, मशीन का। इन्होंने कहा कि संगठन एक ऐसी मशीन है, परिभाषा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, कि संगठन एक ऐसी मशीन है जिसका निर्माण व्यक्ति, वस्तु, नियम, सिद्धांत से होता है। यानी कि संगठन एक ऐसी मशीन है जिसका निर्माण, ठीक है, जैसे मशीन का निर्माण कल पुर्जों से होता है, उस तरह उन्होंने कहा कि संगठन एक ऐसी मशीन है जिसका निर्माण व्यक्ति से, वस्तु से, नियम, सिद्धांतों से होता है, और इस मशीन का संचालन कैसे, किस तरह होगा, यह मानवीय इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है, मानवीय इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वह मशीन कितने समय तक कार्य करेगी या उस मशीन का संचालन कब तक किया जाएगा। यानी आपका व्यवहार, अगर आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका दृढ़ इच्छा शक्ति है तो मशीन, यानी मशीन मतलब संगठन, वह संगठन लंबे समय तक चलेगा। अगर आप बिल्कुल लापरवाह हैं, संगठन के अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं का ध्यान नहीं देते हैं, तो वह संगठन जल्द ही टूट जाएगा। चाहे वह राजनीतिक संगठन हो या विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो संगठन है वह हो, उसको टूटते समय नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा है कि विद्यालय संगठन एक ऐसी कार्यकारी मशीन है जिसका निर्माण सिद्धांतों से होता है। उसमें सिद्धांत होते हैं, एक नियम होता है कि इसमें अगर आप शामिल हो गए हैं तो इसी गोपनीय बातों को आप दूसरे शेयर नहीं करेंगे। तो सिद्धांतों, नियमों, विचारों, व्यक्तियों, वस्तुओं से ये जो संगठन, इसका निर्माण होता है और इसका संचालन मानवीय दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। यह परिभाषा दिया है JB सीयर्स महोदय ने। यानी इन्होंने छोटी सी परिभाषा में सारी बातें कह दिया है कि जो संगठन है यह प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब आप विद्यालय प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है संगठन। तो विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत एक संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये संगठन जो है यही योजना का निर्माण करता है, विद्यालय संगठन मिलकर के, ठीक है। अब संगठन की हम बात करें तो संगठन का मुख्य कार्य यह है कि जो विद्यालय के संसाधन हैं, अब संसाधन की बात करें तो विद्यालय के संसाधन दो हैं। कौन कौन से हैं आप जानते भी होंगे, मैंने पिछली क्लास से बताया था और फिर से बता दे रहा हूँ। एक मानवीय संसाधन है और एक भौतिक संसाधन है। मानवीय और भौतिक। मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्लर्क यानी लिपिक, ठीक है, अध्यापक, लिपिक, कर्मचारी, ठीक है, प्यून, ये सभी लोग आएंगे मानवीय संसाधन के अंतर्गत। अब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आपका आएगा, क्या आएगा, श्यामपट्ट आएगा, जिसको आप लोग व्हाइट बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, श्यामपट्ट। उसके बाद फर्नीचर, और क्या है, पुस्तकालय। इसके साथ ही अन्य भी चीज़ें हैं जो भी भौतिक संसाधन, यानी कि भवन, जो विद्यालय का भवन है, इसकी बात की जाए तो मानवीय और भौतिक संसाधनों का उचित ढंग से रख रखाव करना भी संगठन का दायित्व
है। ठीक है, संगठन क्या करता है कि इन सभी संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग करता है कि ये मानवीय और भौतिक संसाधनों का हम ऐसे उपयोग करें कि जो विद्यालय के कार्यक्रम हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो सके, उनमें व्यवधान न आए। ठीक है, जैसे कक्षा 5 के लड़के ज़्यादा हो गए हैं, कक्षा 4 में लड़के कम हैं, तो उसके टेबल बेंच जो हैं वह इसमें आ जाएं। अगर कक्षा 4 में जो लड़के ज़्यादा आ गए हैं और कक्षा 5 में पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं आया हुआ है, तो कक्षा 5 और कक्षा 4 को एक साथ बैठा करके एक अध्यापक लगा दिया जाए, ऐसा चीज़ पढ़ाए जो कक्षा 4 को भी काम आए और कक्षा 5 को भी काम आए। तो इस तरह से मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग करके विद्यालय लक्ष्य की प्राप्ति करना भी क्या है, यह संगठन के अंतर्गत आता है। आगे है कर्मचारी की नियुक्ति, यानी ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए जो कि क्या हों, कुशल हों, प्रशिक्षित हों। ठीक है, अनट्रेंड न हो। तो स्टाफिंग के अंतर्गत विद्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो कर्मचारी शिक्षक हो, लिपिक हो या फिर प्यून हो, कोई भी हो, वह कर्मचारी की नियुक्ति करना भी विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब आगे हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन में अगला स्टेप हमारा है चौथा, निर्देशन। देखिए, निर्देशन के अंतर्गत क्या है, हमने योजना बना लिया, संगठन भी हमारा बन गया, कर्मचारियों को हमने नियुक्ति कर ली। अब नियुक्ति करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सबको हम क्या करेंगे, निर्देश देंगे, गाइड करेंगे कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। बच्चों से प्रेम से बात करिए, अभी हमारा नया विद्यालय खुला है, बच्चे भाग जाएंगे, चॉकलेट लेके आया करिए, हमसे पैसा ले लीजिए। ठीक है, लेकिन बच्चों को फुसलाइए, बच्चे आपके प्रति आकर्षित हों, उन सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, अपना बच्चा मानिए। ठीक है, विद्यालय को अपना परिवार मानिए। इस तरह से हम निर्देश देते हैं, गाइड करते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। समन्वय किस में करते हैं, समन्वय का मतलब ये है कि जो प्रबंधन है, ठीक है, जो प्रबंधक हैं, ठीक है, इनसे कर्मचारियों व शिक्षकों, यानी कि ध्यान से देखेंगे, ये तीर यहाँ भी होगा और ये तीर यहाँ भी होगा और ये तीर ऐसे होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रबंधक जो है वह कर्मचारियों से तालमेल बनाए, कर्मचारी शिक्षकों से तालमेल बनाए और शिक्षक जो है प्रबंधक से तालमेल बनाएं। तो यही चीज़ कह रहा है कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रबंधक जो है वह कर्मचारियों से तालमेल बनाए, इनके ऊपर धौंस न चलाए, शिक्षक कर्मचारी के ऊपर धौंस न चलाएं, यानी सभी एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, क्या करें, सभी एक दूसरे का सहयोगात्मक व्यवहार करें, आपस में मिलजुल करके रहें ताकि विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, तो यही कह रहा है कि निर्देशन के बाद क्या आता है, समन्वय आता है। और समन्वय करने के बाद ठीक है, हमने योजना बना लिया, संगठन कर लिया, कर्मचारी की नियुक्ति कर ली, सबको बता दिया, सब एक दूसरे समन्वय करके रहते हैं, लेकिन आगे कब तक समन्वय करके रहेंगे, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। तो आती है बात बजट की। तो विद्यालय में बजट का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत छठवां स्टेप है बजट, यानी बजट का भी निर्धारण किया जाना चाहिए कि कितना हमें पेमेंट अध्यापकों को देना है, कितना फीस बच्चों से लेना है, कितना लें, कि जैसे कहावत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ठीक यही चीज़, इतना हम ले लें कि हमें बच भी जाए और अध्यापकों को भी वेतन समय से मिल जाए और बच्चों को भी ज़्यादा बोझ का सामना न करना पड़े। तो यह बजट के अंतर्गत आता है। तो कितना आय है, कितना व्यय है, इसका लेखा जोखा रखना, ठीक है, यह बजट के अंतर्गत आता है। यह भी विद्यालय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है ताकि पता चल सके कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, कितना बच रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, सातवां है रिकॉर्ड। हमने कहा कि बजट की प्रक्रिया का निर्धारण तो हम कर लेंगे, लेकिन यह बजट कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, यह मुंह से तो नहीं बता सकते। तो इसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो कि इन सबका लेखा जोखा रखता है, जो इन सबका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत जब बजट का निर्धारण कर लिया जाता है तो बजट का निर्धारण करने के बाद रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना गया है और कितना आया है। ठीक है, इसका निर्धारण करने के लिए एक रिकॉर्ड रखा जाता है। यह रिकॉर्ड सामान्यतः कंप्यूटर में या फिर जहाँ कंप्यूटर सुविधा नहीं है वहाँ पे ये फाइल में रखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नियंत्रण की। हम अब जो ये नियंत्रण किस पे करेंगे, हम इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करेंगे। किस पे, योजना बनाते समय भी हम नियंत्रण करेंगे, संगठन में भी नियंत्रण करेंगे, कर्मचारियों की नियुक्ति में भी हम नियंत्रण करेंगे। ऐसा नहीं है किसी की सोच पैरवी से कर्मचारी की नियुक्ति हो जाए, जो योग्य होगा उसी की नियुक्ति की जाएगी। तो इस पर भी हम नियंत्रण रखेंगे और निर्देशन देते समय भी नियंत्रण ऐसा रखेंगे ताकि कोई
हमारे निर्देशों का गलत मतलब न निकाल ले। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चों से प्यार करना है तो कोई शिक्षक अपने बच्चे से एक दिन लगा बैठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि नियंत्रण होना चाहिए। समन्वय, समन्वय से मतलब ये है कि समन्वय पे भी नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि कोई ज़्यादा मिलजुल करके ऐसा ना हो कि कर्मचारी और शिक्षक मिल गए हैं और ये मिल करके किसी बच्चे की फीस 800 रुपये है तो उसने क्लर्क को, अध्यापक ने क्लर्क को 300 रुपये थमा दिया, कहा 800 की रसीद बना दो, तो ऐसा भी समन्वय न हो जाए। इन सभी चीज़ों पे क्या करना, नियंत्रण करना, बजट पे नियंत्रण करना, बजट के रिकॉर्ड पे भी नियंत्रण करना, सब चीज़ों पे जो ऊपर के जो 7 हैं स्टेप, इन सभी पे नियंत्रण करना ही विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और सबसे लास्ट में है नियंत्रण करने के बाद मूल्यांकन, कि कितना हमने पाया। जैसे कि आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल की किताबों में लिखा होता है कितना सीखा। ठीक है, उसी तरह मूल्यांकन किया था अंत में कि कितना हमें फ़ायदा हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ, हम क्या उपलब्धि हासिल कर पाए हैं, बच्चे हमारे कितना सीख पाए हैं, हम जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय प्रबंधन किए थे, ये प्रक्रिया से गुजरे थे, क्या हमने उसकी प्राप्ति कर ली है। तो यह सभी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट जाता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे आगे विद्यालय प्रबंधन की समस्याओं की। देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 7 समस्याएं हैं, ये मुख्यतः समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, समस्याओं का समाधान भी है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं इसके अंतर्गत ही आती हैं। जैसे कि एक समस्या है नियोजन की समस्या। नियोजन की समस्या का मतलब ये है कि मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन में नियोजन करना। हमने जैसे पहले कहा कि इस तरह से नियोजन किया जाए इन संसाधनों का कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, शिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया सके। जैसे एक अध्यापक को कहा गया कि ऐसा है कक्षा 4 में अध्यापक नहीं आए हैं, आप 4A और 4B की संयुक्त क्लास ले लीजिए, दोनों को बैठा लीजिए साथ में। वो अध्यापक राजी नहीं है, नहीं हम इतने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम इतना कम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा। ये है नियोजन की समस्या। तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन की समस्या आती है। ठीक है, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते हैं। ये जो संसाधन है, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, इनमें तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आगे है शैक्षिक नीति निर्माण की समस्या। देखिए, दरअसल ऐसा है कि शैक्षिक नीति निर्माण की समस्या का तात्पर्य है कि इस तरह से शिक्षा की नीति व्यवस्थित की जाए कि उससे सभी वर्ग के लोग क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है, क्योंकि कोई छात्र गरीब वर्ग से है, कोई मध्यम वर्ग से है, कोई उच्च वर्ग से है, और सबकी सामाजिक परिस्थितियाँ क्या है, अलग अलग हैं, सबकी आर्थिक कंडीशन अलग अलग हैं। अगर हम कार्यक्रम रख देते हैं कि ठीक है कल्चरल प्रोग्राम होगा, सभी बच्चे को 100 रुपये लेकर के आना है, और जो गरीब वर्ग से बच्चा आता है वो कैसे 100 रुपये लेकर के आएगा। तो यही कह रहा है कि शैक्षिक नीति का निर्माण इस तरह से किया जाए, इस तरह शिक्षा नीति बनाई जाए ताकि सभी वर्गों को लाभ हो सके। लेकिन विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ये समस्या उभर के आती है कि शैक्षिक नीति का निर्माण एक प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। आगे है पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या। पाठ्यक्रम, चूँकि हमने पहले कहा शैक्षिक नीति निर्माण, जब शैक्षिक नीति सही ढंग से नहीं होगी तो पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या तो ऑटोमेटिक आनी ही आनी है। तो पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया जाए, चूँकि पाठ्यक्रम ज़रा खर्चीला ना हो, पाठ्यक्रम ज़रा खर्चीला ना हो। लेकिन जब तक खर्च होगा नहीं तब तक ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बिना खर्च किए ही आ जाएंगी। जैसे कोई प्रयोग करके सीखना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, अब पाठ्यक्रम आपका निर्माण किया गया है, उसमें कुछ प्रयोग दिए गए हैं, तो उस पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालन करने तो खर्च तो आएगा ही। तो वही कह पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या होती है, क्योंकि छात्र विभिन्न वर्गों से, विभिन्न तबकों से, विभिन्न जाति पंथ संप्रदायों से आते हैं। और देखिए, कहा भी गया है कि एक शिक्षक में और एक माँ में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। एक माँ जो है वह अपने अधिक से अधिक 3, 4, 5 बच्चों को संभाल पाती है, और उससे ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो वह कहती है नहीं मैं इतने बच्चों को नहीं संभाल सकती। लेकिन एक शिक्षक होता है वह 50, 100 नहीं 150 बच्चे जो कि विभिन्न वर्ग, जाति, संप्रदाय, विभिन्न माहौलों से रह करके आते हैं, उन सबको एक साथ पढ़ाता है। तो शिक्षक महान होता है। शिक्षक के अंदर एक क्वालिटी होती है कि आप कहीं से आए हों, वह आप में एक छात्र का गुण ला करके रख देता है। यही चीज़ है कि एक माँ और एक शिक्षक में फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं के अभाव की समस्या। अच्छा, हम ये बात करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या है। इसका मतलब ये है कि विद्यालय प्रबंधन को पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या में भी क्या होती है, कठिनाइयाँ आती है। जैसे
हमारे विद्यालय का पाठ्यक्रम कुछ दूसरा, हमारे यहाँ कुछ दूसरी किताबें चलती हैं। अब कोई बच्चा दूसरे विद्यालय से आया है, वहाँ कुछ दूसरी किताबें पढ़ के आया है, तो इस तरह से यह क्या होती है, समस्याएं आती हैं। जैसे कि वहाँ पे कक्षा 3 में पढ़ा था, वहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भागा वो सीख लिया पहले से ही। अब यहाँ पे कक्षा 4 में हमारे यहाँ आया है, तो हमारे यहाँ की जो किताबें चल रही हैं उसमें गुणा भागा जोड़ घटाना दिया हुआ है। तो अब बच्चा अब क्या होगा, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज जाएगा, कहेगा तो हम पढ़ चुके हैं, आप क्यों झूठे विद्यालय आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या भी आती है। आगे है मूलभूत सुविधा के अभाव की समस्या। मूलभूत सुविधाओं के अभाव की समस्या का मतलब ये है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत पीने की पानी की समस्या, श्यामपट्ट, जैसे व्हाइट बोर्ड, उसके बाद आपका और ये वाटर कूलर हो गया, और चाक, डस्टर इत्यादि जो संसाधन मूलभूत सुविधाएं हैं उनके भी अभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए विद्यालय प्रबंधन की ये समस्या है कि मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव होता है। तो विद्यालय प्रबंधन को इन समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। आगे वित्तीय समस्या, हमने पहले ही कहा कि बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। तो वित्त की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सभी छात्र, ऐसा नहीं है कि सभी छात्र समय समय से फीस जमा कर दें। कोई छात्र 4 महीने फीस एक ही बार जमा कर सकता है, कोई एडवांस में साल भर की फीस जमा कर सकता है, और कोई हो सकता है कि अगले सत्र में पिछले सत्र की फीस जमा करे। तो वित्त की समस्या आती है, तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत प्रमुख समस्याएं आपकी वित्त की भी समस्या होती है। तो विद्यालय प्रबंधन को वित्त का जुगाड़ करके रखना चाहिए, अन्यथा विद्यालय प्रबंधन फेल हो जाएगा और शिक्षक विद्यालय छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि कहा गया कि भूखे भजन होय न गोपाला, हैला अपन कंठी माला। तो वही चीज़ है कि वित्त की समस्या होती है, अध्यापकों को समय से वेतन चाहिए और फीस आ नहीं रही है, तो वित्त की समस्या होती है। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत वित्त की समस्या भी आती है। उसके बाद रिकॉर्ड रखने की समस्या। देखिए, कुछ बच्चे ने कितना उपलब्धि अर्जित किया है, कौन खेलकूद प्रतियोगिता में बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है, कौन से बस में कितना खर्च हुआ है, कितने बच्चे बस से आते हैं, कितने बच्चे बस से जाते हैं, किस शिक्षक को वेतन मिला है, किसको वेतन नहीं मिला है, कितना खर्च होने वाला है, इन सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए 1-2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और फाइलों की भरमार हो जाती है। तो यह भी विद्यालय प्रबंधन की एक समस्या है। आगे हमने कहा कि 7वां है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अभाव की समस्या। तो ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अभाव की समस्या भी विद्यालय प्रबंधन की एक मुख्य समस्या है, क्योंकि कहीं कहीं तो प्लेग्राउंड होता ही नहीं। कहीं के कॉन्वेंट स्कूलों में देखा है कि प्लेग्राउंड है ही नहीं, तो वहाँ पे दौड़ प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी शैक्षिक क्रियाकलापों का क्या होता है, अभाव होता है। वहाँ पे को करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं। तो यही है विद्यालय प्रबंधन की समस्या। तो उम्मीद करता हूँ कि विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया और समस्या से आप सभी अवगत हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं तेज मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।